नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम लेकर आए हैं PRA की यूनिट 14 जिसका नाम है इकाई 14 जैव चिकित्सक कचरा प्रबंधन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। एक PRA को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने हॉस्पिटल में वर्क कर रहे कर्मचारियों को अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकें कि वो कचरा सही तरीके से डस्टबिन में डालते हैं या नहीं डालते हैं, और अपने मरीजों को भी समझा सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और उसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से हमें कौन कौन से सामान या सामग्री उसके अंदर यूज़ करने होते हैं और उसके क्या लाभ है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस इकाई में पढ़ेंगे। देखते हैं हमारी कार्यसूची। पहला परिचय जो हम स्लाइड नंबर 4 पर पढ़ेंगे। दूसरा जैविक चिकित्सा कचरा सूची जो हम स्लाइड नंबर 5 से 6 पर पढ़ेंगे। तीसरा रंगों के कोड और कंटेनर के प्रकार की सूची जो हम स्लाइड नंबर 7 पर पढ़ेंगे। चौथा रंगों के कोड और कंटेनर के प्रकार से कचरे का निष्पादन जो हम स्लाइड नंबर 8 पर पढ़ेंगे। पांचवा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण जो हम स्लाइड नंबर 9 से 23 पर पढ़ेंगे। छठा स्वास्थ्य कर्मियों की सेहत को खतरा जो हम स्लाइड नंबर 25 पर पढ़ेंगे। देखते हैं हम हमारा परिचय। इंट्रोडक्शन क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसका क्या इंट्रोडक्शन है देखते हैं हम। परिभाषा भारत के बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1998 के अनुसार कोई भी अपशिष्ट जो मनुष्य या जानवरों के निदान उपचार या टीकाकरण के दौरान या अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित या जैविक उत्पादन या परीक्षण में उत्पन्न होता है उसे जैव चिकित्सा कचरा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बायोमेडिकल भारत के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियम के अनुसार 1998 के अनुसार क्या है, यदि जब भी कोई मनुष्य या जानवरों के निदान मतलब ट्रीटमेंट या उपचार या टीकाकरण के दौरान उस इंस्टीट्यूट में जो भी गतिविधियां होती है रिलेटेड टू जैविक उत्पादन और परीक्षण, तो उसका जो भी अपशिष्ट बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, जैव चिकित्सा कचरा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज या बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अस्पताल बायोमेडिकल वेस्ट उत्पादन का मुख्य स्रोत है। जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें बायोमेडिकल वेस्ट बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है और ये इसका मुख्य स्रोत है तथा इसकी मात्रा के प्रकार हर वर्ष बढ़ रही है। मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट उत्पादन है वो धीरे धीरे हर साल बढ़ रहा है। ये बायोमेडिकल वेस्ट रोगियों और कृमियों के लिए जोखिम के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरा है, क्योंकि हॉस्पिटल में ग्लूकोज, सिरिंज, निडल्स और IV सेट्स, IV ट्यूब्स, कैथेटर, ये सब चीज किससे बन के आती है, प्लास्टिक से बन के आती है। तो हम इसको या तो मट्टी में गाड़ते हैं तो जो मिट्टी होती है वो बंजर हो जाती है, या जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। तो ये अपने लिए हानिकारक होते जा रहे हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के दौरान खासकर सुई, सिरिंज और दस्तानों को हमें सही तरीके से निपटाना होता है, मतलब सही तरीके से उसे डिस्कार्ड करना होता है, क्योंकि अधिकांश इन्फेक्शन इन्हीं सामग्रियों से होता है। इस अध्याय में बताया जा रहा है कि अस्पताल में मौजूद खतरनाक कचरों को किस तरीके से सही तरीके से निष्पादन या डिस्कार्ड करना होता है। जैविक चिकित्सा कचरा सूची। इस टेबल में हम पढ़ेंगे कि कचरे की श्रेणी जो वेस्ट है उसको हम किस टाइप में रखते हैं, कचरे के प्रकार, उपचार एवं निष्पादन का विकल्प, मतलब उपचार एवं डिस्कार्ड जो हम उसको खत्म करते हैं उसका क्या क्या विकल्प है वो हम पढ़ेंगे इस टेबल के अंदर। श्रेणी 1 में मानव शरीर अपशिष्ट रखते हैं जिसे हम जलाना और दफनाना करके उपचार और निष्पादन कर सकते हैं। श्रेणी 2 जानवरों का अपशिष्ट, उसे भी हम जलाकर और दफनाकर उसका उपचार और निष्पादन कर सकते हैं। निष्पादन का मतलब है डिस्कार्ड करना या उसे खत्म करना। श्रेणी 3 माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अपशिष्ट, जिसे हम जलाकर नष्ट करना, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग कर सकते हैं। श्रेणी 4 नुकीले अपशिष्ट,
जलाकर नष्ट करना, ऑटोक्लेविंग करना या माइक्रोवेविंग करना। ये सब कर कर हम उन जो अपशिष्ट है उसको हम उसका उपचार और डिस्कार्ड या निष्पादन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं श्रेणी 5, फेंकी गई और एक्सपायर दवाइयाँ अपशिष्ट जिसे हम दफना सकते हैं। श्रेणी 6, ठोस अपशिष्ट जैसे कॉटन या प्लास्टर जिसे हम जलाकर नष्ट करना या ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग करना, या माइक्रोवेविंग कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं या उसे जलाकर नष्ट कर सकते हैं। श्रेणी 7, ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक रासायनिक पदार्थों द्वारा नष्ट करना है। इसे हम क्या करेंगे, जो रासायनिक पदार्थ होंगे उसके अंदर डालकर इस प्लास्टिक को खत्म करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। श्रेणी 8, तरल अपशिष्ट पदार्थ रासायनिक उपचारों के जरिए नष्ट किया जाता है। श्रेणी 9, भस्म यानी राख कचरा निगम के जरिए चिन्हित जमीन पर उसका निष्पादन किया जाता है, जिसे हम जलाएंगे तो कुछ ठोस अपशिष्ट या कुछ ऐसे अपशिष्ट हैं जिन्हें हम जलाकर नष्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसके बाद में उनकी भस्म या राख बन जाती है। उस कचरे को हम कहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे, निगम के जरिए चिन्हित जमीन पर उसका निष्पादन किया जाता है। श्रेणी 10, रासायनिक कचरा रासायनिक उपचार और तरल पदार्थों को नालों में निष्पादन करना होता है। फिर हम देखते हैं रंगों के कोड और कंटेनर के प्रकार की सूची। हमारे पास में कलर कोड होता है, कंटेनर के प्रकार होते हैं और कचरा श्रेणी होती है और उपचार प्रक्रिया होती है। जो हमने कचरा श्रेणी पढ़ी है 1 से लगाकर 10 तक, वो किस किस कंटेनर में आएगी वो हम देखेंगे। किस कंटेनर कलर कोड में आएगी वो हम देखेंगे। कलर कोड में कंटेनर के प्रकार, कचरा श्रेणी, उपचार प्रक्रिया। ठीक है, फर्स्ट कोड होता है हमारा पीला। पीला प्लास्टिक का बैग लगा होता है, उसमें पीला कलर का कंटेनर होगा, उसमें प्लास्टिक का बैग लगा होगा। उसके अंदर हम कचरा श्रेणी कौन कौन सी रखते हैं, 1, 2, 3 और 6, जिसे हम जलाकर नष्ट कर सकते हैं। लाल कंटेनर के अंदर क्या होगा, असंक्रमित डिब्बा प्लास्टिक बैग, जिसमें हम कचरा श्रेणी कौन सी रखते हैं, 3, 6 और 7। ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग और रासायनिक उपचार हम इसका कर सकते हैं। नीला सफेद पारदर्शी कलर कोड का कंटेनर होगा, उसमें प्लास्टिक बैग लगा होगा। प्लास्टिक बैग जो होगा वो पंचर प्रूफ कंटेनर होगा, जिसमें हम 4 से 7 तक कचरा श्रेणी को रख सकते हैं और उसे ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या रासायनिक उपचार से डिस्कार्ड कर सकते हैं। काला प्लास्टिक बैग कंटेनर होगा, जिसमें हम कचरा श्रेणी 5, 9 और 10 रखते हैं और इसके अंदर हम ठोस चीजों को डालते हैं। कचरा श्रेणी में उपचार प्रक्रिया में क्या होगा, सुरक्षित जगह पर इसका डिस्कार्ड करना या निपटाना। फिर हम देखते हैं रंगों के कोड और कंटेनर के प्रकार से कचरे का निष्पादन। येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग और ब्लैक कार्बोय। ठीक है, 4 तरह के कंटेनर होते हैं, उनके कलर होते हैं येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक। ठीक है, येलो के अंदर हम क्या क्या डालते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट, बैंडेज, गॉज, कॉटन और एनी अदर थिंग्स इन कंटेंट विथ बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स लाइक प्लेसेंटा। फिर रेड बैग में हम क्या डालते हैं, प्लास्टिक वेस्ट जो सच एज कैथेटर, इंजेक्शन, सिरिंज, ट्यूबिंग, आईवी बॉटल्स, ये सब हम रेड बैग में डिस्कार्ड करते हैं। ब्लू बैग, ऑल टाइप्स ऑफ ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन ग्लास आर्टिकल्स, आउटडेटेड एंड डिस्कार्ड मेडिसिन, हम ब्लू बैग में डालते हैं। ब्लैक बैग में क्या डालते हैं, नीडल विथआउट, सिरिंज, ब्लेड्स, शार्प एंड ऑल मेटल आर्टिकल्स। इस ब्लैक बैग को हम पंचर प्रूफ बैग भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम नुकीली और शार्प चीजों को डालते हैं। फिर है जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण। बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है वो हम देखेंगे। फर्स्ट चरण फर्स्ट में
फर्स्ट टाइप में क्या रखा गया है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण के लिए कंटेनर को चिन्हित करके अस्पताल के प्रत्येक भागों में रखना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या है, जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है उसको क्या कर सकते हैं हम, संग्रहण कर कर मतलब उसे इकट्ठा कर कर एक कंटेनर में रख सकते हैं और चिन्हित कंटेनर्स में रखेंगे, डालेंगे अपना जो भी वेस्ट होगा। और अस्पताल के हर डिपार्टमेंट में ये सारी चीजें रखी होनी चाहिए। ठीक है। फिर है कचरे का डिब्बा और थैली को खतरे के चिन्ह के साथ में रखना है। ऐसे नहीं 2 डब्बे लगा दिए और काम हो गया। जितने भी अपन ने चारों कंटेनर पड़े हैं, येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक, लाल, पीला, नीला, काला, ठीक है, तो इन सबको हम चिन्हित करके हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट में रखेंगे। जो भी अस्पताल में कचरा उत्पन्न होता है उसे रंगों के अनुसार रखें। डिब्बे के अनुसार ही कचरे को डालकर इकट्ठा करना है। जिस कंटेनर में हमने पढ़ा है कि येलो में ह्यूमन बॉडी अपशिष्ट डालना है, रेड के अंदर क्या डालना है, ब्लू के अंदर क्या डालना है, ब्लैक के अंदर क्या डालना है, तो उसी अकॉर्डिंग हम हमारा कचरा डिस्कार्ड करेंगे। किसके अंदर हमें आईवी ट्यूब्स वगैरह डालनी है, तो ये सारी चीजें हमें उसी कंटेनर में डिस्कार्ड करना है जिसके लिए उसे रखा गया है। कचरे का पृथक्करण रंगों के अनुसार रखे गए डिब्बे के अनुसार ही करें। पृथक्करण मतलब उसको अलग करना, ठीक है, तो उसको डब्बे के अनुसार ही करना है। जैसे येलो वाले में ही डिस्कार्ड कर उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने उसकी श्रेणी भी पड़ी है, जहां पर जलाना है या उसको रासायनिक तरीके से डिस्कार्ड करना है या किस तरीके से हमें नष्ट करना है, उसी तरीके से हमें नष्ट करना है। चरण 2 भंडारण। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण अच्छे तरीके से ही हो। कंटेनरों में जाए तो अलग अलग कचरे की श्रेणियों को पहचानने में आसान होता है। जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको अलग अलग कंटेनर में डालेंगे या डिफरेंट कंटेनर में डालेंगे तो क्या होगा, हमें जो वेस्ट है उसे पहचानने में इजी रहेगा। भंडारण के दौरान सभी कंटेनर पर लेबल लगाया जाना चाहिए ताकि भंडारण रूम से स्पष्ट रूप से दिखे। जो भंडारण रूम है, स्टोरेज रूम है, उसके अंदर सारे डिब्बों पर या जितना भी वेस्ट है उस पर लेबलिंग करना चाहिए ताकि जो भंडार रूम में जाए तो हमें सारी चीज क्लियरली दिखे। अभ्यास प्रश्न 1, लाल रंग के कंटेनर में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है? 1 निडिल, दूसरा एम्पूल, तीसरा ब्लेड्स, चौथा संक्रमित प्लास्टिक। सही उत्तर है संक्रमित प्लास्टिक। कारण रंगों के कोड और कंटेनर के प्रकार से कचरे का निष्पादन किया जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका नेक्स्ट पॉइंट है चरण 3, परिवहन चालकों और आम लोगों को इन अपशिष्ट पदार्थों के संपर्क से बचाने के लिए विशेष तरह के वाहन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है और जो परिवहन चालक है या आम लोग है तो उस वेस्ट के कांटेक्ट में आने से उन्हें बचाना चाहिए, आम पब्लिक को। परिवहन कंटेनर को सही से बंद करना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, परिवहन कंटेनर को सही से बंद कर सकते हैं। दुर्घटना के दौरान किस तरह से चरण का उपयोग किया जाता है, इसके लिए ड्राइवरों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ड्राइवर्स को भी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम किस तरीके से वर्क करेंगे। स्टेप 4, चरण 4, व्यक्तिगत सुरक्षा और उसके उपकरण। मतलब जो भी उसे हैंडलिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर उनको किस तरीके से अपनी सेफ्टी रखनी है, उसके लिए वो क्या क्या उपकरण यूज कर सकते हैं। सभी सफाई कर्मियों के लिए अपशिष्ट कचरा उठाते वक्त सुरक्षात्मक उपकरण व दस्ताने का इस्तेमाल को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडलिंग करते हैं उन्हें ग्लव्स पहनना कंपलसरी होना चाहिए। फर्स्ट है दस्ताना, ग्लव्स। अपशिष्ट कचरे से निपटने के लिए रबर के दस्ताने इस्तेमाल किए जाना चाहिए। ये कंपलसरी है कि जो भी व्यक्ति या जो भी पर्सन बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर रहा है या उसे ले जा रहा है या ला रहा है तो उसे ग्लव्स पहनकर काम करना चाहिए ताकि जो दूसरों का इन्फेक्शन है वो उस पेशेंट का इन्फेक्शन उस पर्सन को नहीं लगे। अभ्यास प्रश्न 2, दस्ताने क्यों पहने जाते हैं? 1 संक्रमण फैलाने के लिए, 2 संक्रमण को रोकने के लिए, 3 हाथों को अच्छा करने के लिए, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर है संक्रमण को रोकने के लिए।
कारण संक्रमण को रोकने के लिए हाथों को कवर करना जरूरी होता है। फिर है दूसरा नंबर पे किस तरीके से हम हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एप्रोन, गाउन, सूट या अन्य कपड़ा पहनकर हम हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं क्रॉस इन्फेक्शन से। इस तरह के संक्रमित प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए चमड़े व कपड़े का एप्रोन, गाउन पहनना चाहिए ताकि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसका इन्फेक्शन उस पर्सन को नहीं लग सके। तीसरा, बूट। पैरों की सुरक्षा भी काफी अहम है। जूते या पांवों की रक्षा के लिए बूट या बूट कवर अधिक फायदेमंद होते हैं। चौथा, मास्क। जब कोई कर्मचारी क्रीमेटोरियम चैम्बर में काम करते हैं तो उन्हें मास्क पहनना जरूरी है। क्रीमेटोरियम मतलब इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट। चरण 5वां, सफाई और उसके उपकरण। हमें बायोमेडिकल वेस्ट को क्लीन करने के लिए भी कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। वो है पहला, झाड़ू। झाड़ू 1 से 1.2 मीटर लंबा होना चाहिए ताकि सफाई कर्मियों को झाड़ू लगाने के लिए झुकना ना पड़े। दूसरा, डस्टबिन। इसका उपयोग कचरा उठाने के लिए किया जाता है। तीसरा, पोछा। ये एक प्रकार का लंबे हैंडल के साथ कपड़े का झाड़ू होता है जो फर्श की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम घरेलू वैक्यूम क्लीनर या औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर कमरे के आकार के आधार पर किया जाता है। फिर है छठा चरण, प्रबंधन और रखरखाव। किस तरीके से हम बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। कूड़ेदान। यह प्रत्येक पॉइंट पर उत्पन्न कचरे की मात्रा को आकलन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह कचरा इकट्ठा किया जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन हम क्या कर सकते हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए हम अलग अलग डस्टबिन्स रख सकते हैं, येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक कलर का। दूसरा है पहियों वाली ट्रॉली। इसका उपयोग हमें संक्रामक कचरे के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। चरण 7वां, उपचार। उपचार के लिए तकनीकी विकल्प। जैव चिकित्सा कचरा के उपचार के लिए 5 प्रकार के तकनीकी उपकरण या पद्धति उपलब्ध है। पहली है रासायनिक प्रक्रिया, ऊष्मीय प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया, विकिरण प्रक्रिया और जैविक प्रक्रिया। इस तरीके से हम हमारे जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। फिर है अभ्यास प्रश्न 3, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण किन चरणों में किया जाता है। पहला संग्रह है, दूसरा भंडारण, तीसरा परिवहन, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसे पहले हम संग्रह करेंगे, भंडारण करेंगे, परिवहन करेंगे। कारण रंगों के कोड और कंटेनर के प्रकार से कचरे का निष्पादन होता है। निष्पादन मतलब डिस्कार्ड होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य कर्मियों की सेहत को खतरा। अगर बायोमेडिकल वेस्ट को हम तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन की अनुचित व्यवस्था की वजह से स्वास्थ्य के खतरों के साथ साथ इससे संबंधित कार्य करने को भी खतरनाक होता है। मतलब अगर स्वास्थ्य सहकर्मी है या स्वास्थ्य कर्मी है, उनको वर्क बायोमेडिकल वेस्ट से अगर वो डील करते हैं तो उन्हें भी स्वास्थ्य का बिगड़ना पॉसिबल हो सकता है। संस्था में और संस्था के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। मतलब इन्फेक्शन पूरे जगह पर फैल सकता है, संस्था के आसपास भी और संस्था में भी। आम जनता के स्वास्थ्य भी प्रतिकूल जैव चिकित्सा अपशिष्ट द्वारा प्रभावित हो सकता है। जो आम जनता है उसका भी स्वास्थ्य प्रतिकूल जैव चिकित्सा अपशिष्ट द्वारा प्रभावित हो सकता है। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट से उसका भी जो नॉर्मल कॉमन पीपल्स हॉस्पिटल्स में आते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हम प्रॉपरली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन ज्यादा अमाउंट में फैलेगा। मतलब एक पर्सन का इन्फेक्शन 10 से 100 में
फैल सकता है। इसीलिए हमें बायोमेडिकल वेस्ट को अच्छी तरीके से फॉलो करके उसे अच्छी तरीके से मैनेज करना है, ताकि खुद को और हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको भी बचा सकते हैं। और ये सारी एक जानकारी एक पीआरए को होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अगर कोई गलत कंटेनर में कोई चीज़ चली जाती है तो उसे उसी वक्त सही करवा सकता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।